आज से हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तो आज से हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और मुश्किल से 4 से 5 वीडियो में हम आपको यह चैप्टर ख़त्म कर देंगे। पिछला चैप्टर जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन, उस चैप्टर को पिछले वीडियो में हमने ख़त्म किया था और आज से हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे। तो अभी तक जो लोग फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप फर्स्ट चैप्टर को देख सकते हैं। पहले चैप्टर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन और बहुत ही सरल भाषा में हम आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत ही बारीकी से बताएंगे। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि सर जल्दी से मैथ का क्लास शुरू करिए। तो हम उनको बता दें कि मैथ का क्लास बहुत जल्द ही हमारे फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है बिहार बोर्ड पटना ऑल इन्फॉर्मेशन, तो इस ग्रुप पर बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा मैथ का क्लास। तो जिन लोगों को भी मैथ का क्लास पढ़ना है वो बिहार बोर्ड पटना ऑल इन्फॉर्मेशन ग्रुप में जाकर के ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ग्रुप में जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए और कितने बजे से लाइव पढ़ाया जाएगा इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और हम अपने कम्युनिटी में भी एक पोस्ट डालेंगे जिसके माध्यम से हम आपको टाइम की जानकारी देंगे। तो वहां से आप बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ का क्लास भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर हम मैथ का क्लास इसलिए नहीं लाए क्योंकि सभी सब्जेक्ट का एक ही बार में क्लास लाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम मैथ का क्लास फेसबुक ग्रुप पर आपको लाइव कराएंगे। चलिए आज हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, यदि चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने के इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, आप यहां से समझिए जैसे यह कोई माध्यम हो गया, ठीक है, एक माध्यम इधर हो गया और एक माध्यम इधर हो गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब इसको सीधे निकलना चाहिए लेकिन यह सीधे न निकल करके यह इस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, यह इस तरफ मुड़ जाती है। तो इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी हम लोग इस फिगर में देखेंगे कि देख रहे हैं कुछ नाम लिखे हुए हैं क ख ग घ से, जिसको हम लोग संबोधित किए हैं। क यहाँ पर है, ठीक है, क ख ग घ। तो हम लोग देखेंगे कि क्या है क ख ग घ। तो क है जो यह किरण जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, आप देख रहे हैं कि यह किरण जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है यह आपतित किरण, और ख जो यह किरण यहाँ से विचलित होकर के थोड़ा सा ऊपर की साइड मुड़ गई है, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। ध्यान से समझिएगा और इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पहले चैप्टर में हम आपको प्रकाश के परावर्तन में बताए थे कि यह है आपतित किरण और इधर से जो होकर गुजरता था उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते थे। लेकिन इस चैप्टर में जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तो इसमें अगर यह आपतित किरण है तो यह अपवर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, और यह जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं यह इस पर अविलंब हो जाएगा। ठीक है, यह इस पर अविलंब हो जाएगा और जो बीच में आप यह जो सतह देख रहे हैं यह आपका अपवर्तक सतह हो जाएगा। ठीक है, और पहला माध्यम और दूसरे माध्यम के बारे में हम आपको बताए कि यह पहला माध्यम है और यह दूसरा माध्यम है, और बीच में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यही आपका आपतन बिंदु है, जिस प्रकार से हम आपको पहले वीडियो में भी बताए थे। अगर आप पहले वीडियो जो पहले चैप्टर का वीडियो है उसको अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आपको यह चैप्टर समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर को समझ जाइएगा। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि जाकर के आप पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से समझिए क्योंकि दूसरा चैप्टर भी पहले चैप्टर के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, ठीक है, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं।
कहने का मतलब हुआ कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है और अगर उसका चाल कम हो जाता है तो उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। जैसे हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर जल की बात करें तो जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है और जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल जो है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको एग्जाम में यह भी पूछेगा 2 नंबर के क्वेश्चन में कि सघन माध्यम क्या होता है, तो आपको बताना है कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, जैसे हवा। ठीक है, अब सघन माध्यम के बाद आता है हमारा विरल माध्यम क्या होता है। ठीक है, तो विरल माध्यम में हम लोग देखेंगे कि जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो, सीधे हमको उसका उल्टा कर देना है। अगर प्रकाश की चाल कम हो तो वह होता है सघन माध्यम और यदि प्रकाश की चाल अधिक हो तो वह कहलाता है विरल माध्यम। ठीक है, तो इसी को हम लोग भाषा में लिखेंगे कि जब एक प्रकाश के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। जैसे हवा में प्रकाश की चाल यहाँ पर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि हमेशा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते रहता है कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो आप याद रखेंगे हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हवा है जो विरल माध्यम है और कांच जो है वो सघन माध्यम है। उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब आप परिभाषा वहां पर लिखिएगा सघन माध्यम और विरल माध्यम का, तो उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हवा आपका विरल माध्यम और कांच आपका सघन माध्यम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब विरल से सघन में प्रवेश करती है, विरल माध्यम आपका ऊपर वाला हो गया और सघन माध्यम आपका नीचे वाला हो गया। तो यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में, देख रहे हैं प्रकाश की जो किरण है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इधर से इधर की तरफ आ रही है, मतलब विरल से सघन में आ रही है। ठीक है, तो विरल से सघन में आवेगी तो आपका अविलंब ए वाला हो गया। ठीक है, तो यदि विरल से सघन में आती है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण अविलंब की ओर, आपका ए वाला अविलंब है, तो यदि प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो यह सीधे न जाकर के अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और सीधे इसका उल्टा होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए इधर अगर हम लोग सघन मान लिए, इधर अगर हम लोग विरल मान लिए, तो यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में आ रही है तो ये अभिलंब है तो इससे दूर चल जाएगी। ठीक है, इससे दूर चल जाएगी। वहीं ऊपर में क्या होता था, इस अभिलंब के नजदीक में आता था। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और विरल से सघन में आती है तो अविलंब के करीब आ जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि सघन से विरल तो अविलंब से दूर और विरल से सघन तो अविलंब के करीब। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण क्या है। प्रकाश के अपवर्तन होने का क्या कारण है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, इस बात को तो आप भी जानते हैं। जैसे हवा में प्रकाश की चाल अलग होता है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होता है और जल में प्रकाश की चाल अलग होता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जैसे हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि हम आपको ऊपर में भी बताए।
कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब आपका मेन चैप्टर ऊपर तो आपका बेसिक हो गया। अब आपका मेन यहाँ से शुरू होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी हम लोग 2 नियम पढ़े थे और अब यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वहां हम लोग पिछले चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है। लेकिन यहाँ परावर्तित किरण के जगह आपको अपरिवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ठीक है, कैसे तीनों एक तल में होते हैं, देखिए, ये हो आपका हो गया आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और अभिलंब, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों यहाँ पर एक ही तल में होता है, जिसका तल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है परावर्तक सतह, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। जिस पर आप देख रहे हैं कि नाम लिखा हुआ है, ए भी आपका आपतित किरण हो गया, ए वाला आपका आपतित किरण हो गया, बीसी आपका अपरिवर्तित किरण, बीसी जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, बीसी आपका अपरिवर्तित किरण हो गया। अभिलंब की अगर बात करें तो ईएफ आपका अभिलंब हो जाएगा, ए आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, अगर बीडी की बात करें तो आपका पूर्व पथ हो जाएगा। ठीक, बीडी की अगर बात करें तो आपका पूर्व पथ, मतलब पूर्व पथ कहने का मतलब हुआ कि यदि आपतित किरण इधर से आती तो इसको सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन यह सीधे न निकल करके अपने पथ से विचलित होकर के अभिलंब की ओर मुड़ गई, तो इसी को जहां से इसको गुजरना चाहिए था, इसको हम लोग बोलते हैं, जो डॉट डॉट से आपको दिखाई पड़ रहा है, जो डॉट डॉट से यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व पथ। ठीक है, और आपतन बिंदु के बारे में आप जानते हैं कि जहां पर आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों आकर एक जगह मिलते हैं, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम देखेंगे कि आपतन कोण और अपरिवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। आपतन कोण और अपरिवर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। इस नियम का खोज 1621 ईस्वी में किया गया। प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है, इस नियम का खोज 1621 ईस्वी में किया गया। इस नियम के अनुसार किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि इस नियम के अनुसार किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक, जिसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, म्यू का साइन आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से होता है म्यू का साइन। ठीक है, जो यू होता है इसमें दोनों तरफ से आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, इसी को हम लोग म्यू का साइन बोलते हैं। ठीक है, अनुपात का नियतांक म्यू के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर से हम पढ़ दे रहे हैं कि इस नियम के अनुसार किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। तो देखिए, नियतांक कहने का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। अगर आपको पूछ देता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपको बोलना है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को ही, जो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, इसी को हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे कि जब किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस टॉपिक को याद रखिएगा कि जब किसी कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर आप अपवर्तन कोण मत बोल दीजिएगा, यहाँ पर निर्गत कोण होगा कि यहाँ पर आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं और निर्गत कोण जिसको हम लोग ई से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर आई बराबर ई हमारा हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जिसमें आई को हम लोग आपतन कोण से और ई को हम लोग निर्गत कोण से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं।
अब हम लोग आगे देखेंगे कि पार्श्विक विस्थापन क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या है, किसे कहते हैं। जब कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है, जब कांच की स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है उस दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। जैसे आप समझिए, आपतित किरण, ठीक है, ये अविलंब हो गया, आपतित किरण हो गया, ठीक है, इसको सीधे यहाँ से निकलना चाहिए था। इसी को हम लोग बोलते हैं कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग, इसको जो डॉट डॉट से हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग। और जहाँ से यह कोण विचलित होकर के निकल जाती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। तो इसी दोनों के बीच की दूरी को, इस दोनों के जो बीच की जो दूरी हो गई, इस दूरी को ही हम लोग पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। इसी को पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है कि जब कांच के स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है उस दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए कौन कौन बातों पर निर्भर करता है पार्श्विक विस्थापन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला तो क्या, कांच स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, कांच स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। यह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। अब इसके आगे देखेंगे कि यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। यह अपवर्तनांक के बढ़ाने से बढ़ जाता है। जैसे हवा 1 है, बर्फ 1.31 जिसे 1.31 है, पानी 1.33 है, एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है जो 1.36 होता है, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.47 होता है, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। उसी प्रकार से फिलंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.63 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नीलम का 1.77, रूबी का 1.71 और तारपीन का तेल का अपवर्तनांक होता है 1.47। इस चीज को अगर हो सके तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, कभी पूछ देता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, कभी अल्कोहल का, कभी केरोसिन का। इसी प्रकार से कोई भी चीज आपको पूछ सकता है, तो अगर हो सके तो आप इस चीज को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे चौथा कि यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको याद रखिएगा कि यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब हुआ कि DE बराबर N होता है, DE बराबर N होता है। जैसे देखिए, अगर ये कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक है, अगर ये कोई कांच का टुकड़ा है, अगर सीधे यहाँ से आपतित किरण आ रही है तो यहाँ से कांच के से मुड़ने के बाद, यहाँ से जाने के बाद यह इस तरफ मुड़ जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती मतलब होता है कि एक ही तरफ, और व्युत्क्रमानुपाती होता है कि विपरीत। ठीक है, तो जिस तरह से आ रही है उसके विपरीत तरफ मुड़ जाती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, हम लोग कुछ एंगस्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एंगस्ट्रम क्या होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हम लोग कुछ चीज का जो तरंगदैर्घ्य है उसको देखेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, बैजा निह पिनाला। बै का मतलब बैगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, ह का मतलब हुआ हरा, पी का मतलब हुआ पीला, ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब हो गया लाल। अगर ये नहीं जानते हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। उसके याद करने का शॉर्टकट चीज है कि बैजा निह पिनाला, जैसा कि पूरा नाम हम आपको बताए, जैसे बै से बैगनी होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सभी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। ठीक है, सभी रंग का जो तरंगदैर्घ्य कितना होता है, इसका 4000 A होता है। A कहने का मतलब एंगस्ट्रम, याद रखिएगा, हम आपको ऊपर बताए कि A कहने का मतलब एंगस्ट्रम होता है।
तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रम होता है, जामुनी का 4500 एंगस्ट्रम होता है, नीला का 4800 एंगस्ट्रम होता है, हरा का 5400 एंगस्ट्रम होता है, पीला का 5800 एंगस्ट्रम होता है, नारंगी का 6000 एंगस्ट्रम होता है और लाल का 6900 से लेकर के 7500 के बीच तक का एंगस्ट्रम होता है। चलिए अब हम लोग इधर देखेंगे कि लॉर्ड रेलन ने बताया है, ठीक है, लॉर्ड रेलन एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने बताया कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन या प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन का कहने का मतलब कि जो फैलने की क्षमता होता है, ठीक है, प्रकीर्णन जो फैलने की क्षमता होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णन। तो लॉर्ड रेलन वैज्ञानिक का नाम हो सके तो याद रखिएगा, ऐसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने बताया है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका है यहाँ पर बैगनी का सबसे कम है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। और लाल रंग जो सबसे लास्ट में देख रहे हैं, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है तो इसका विचलन सबसे कम होगा। सीधा उल्टा होता है, अगर जिसका विचलन ज़्यादा है तो उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा और जिसका विचलन कम है तो उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। इस बात को याद रखिएगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो यहाँ पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में कुछ जानेंगे कि पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। पार्श्विक विस्थापन जो है वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। कांच की मोटाई पर, तो ऊपर हम आपको बताए थे कि यह कांच की मोटाई पर निर्भर करता है। आपतन कोण पर भी निर्भर करता है, अभी अभी हम आपको ऊपर बताए थे। अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। तो यह तीनों चीज पर यह निर्भर करता है पार्श्विक विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना के कारण कौन सा कथन सत्य होता है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे कि इस घटना के कारण, देखिए, छड़ी का टेढ़ा दिखना, बाल्टी का तली ऊपर उठा हुआ दिखना। जैसे आप बाल्टी में पानी भरे हुए होंगे तो दिखाई पड़ता है कि बाल्टी का जो नीचे वाला तल है वो ऊपर उठ गया है। अगर उस भरे बाल्टी के पानी में अगर आप छड़ी को रखेंगे तो आप देखेंगे कि छड़ी हल्का टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है। मछली अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देना, मतलब अगर पानी में मछली है तो वह जहाँ पर रहता है उसे लगता है कि थोड़ा और ऊपर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन देख लीजिए फिर इसे एक बार, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना के कारण कौन सा कथन सत्य होता है। तो इस घटना के कारण इनमें से सभी कथन सत्य होता है, ठीक है। अब देखिए अपवर्तन के कारण क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन के कारण क्या होता है। पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा हुआ या छोटा प्रतीत होना, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखने पर अक्षरों का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मतलब कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ है, अगर वहां पर हम लोग कांच का स्लैब रखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि वह अक्षर जो लिखा हुआ है वह थोड़ा ऊपर उठ गया है। मछुआरे को मछली पकड़ने में कठिनाई होना, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अब देखिए हम लोग बहुत देर से अपवर्तनांक के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूज होगा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक क्या होता है। तो अभी हम आपको ऊपर बताए थे कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोले थे कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को ही अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को ही अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। इस नियतांक को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। चलिए अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। सभी क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा नोटबुक पे। वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू जो होता है वो वास्तविक गहराई बटा आभासी, आभासी कहने का मतलब काल्पनिक होता है, ठीक है। वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। इसी चैप्टर में हम लोग आपको लेंस के बारे में
पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, सभी कुछ हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो धैर्य से सिर्फ आप लोग इस चैप्टर को पढ़ते जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। और अगर किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, किसी भी चीज़ पर आप हमसे पूछ सकते हैं सीधे मैसेज कर करके। चलिए अब देखते हैं कि अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, अपवर्तनांक जो है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है। यह पदार्थ के प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह पदार्थ के प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अभी जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे टॉपिक बुक में से है। इसके बाद हम आपको जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है, लघुतरीय, अति लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उन सभी प्रश्न को भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आप लोग चिंता मत करिए, सभी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और हम आपको इस तरह से पढ़ा देंगे कि आप खुद ही उन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक के अगर बारे में बात किया जाए तो इसकी बहुत सारी परिभाषा है। तो यहाँ पर तीसरा परिभाषा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक जिसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, तो म्यू बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर देख रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल को म्यू 12 बराबर V2 बटा V1, माध्यम में प्रकाश की चाल को V1 से और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग V2 से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसका हो जाएगा म्यू 12 इंटू म्यू 21 बराबर 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपस में उल्टा होता है निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का ये अनुपात होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले नंबर पर। तो आप यहाँ पर देखिए, आगे कह रहा है, क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्व करना है कि प्रकाश हवा में कांच के प्लेट से प्रवेश करती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। ठीक है, अपवर्तनांक कितना है, मतलब म्यू बराबर हमको यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है, क्योंकि अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। देखिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, सबसे पहले उसमें एक खोजिए कि क्या क्या हमको दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है। अगर इस चीज़ का आप पता लगा लेते हैं तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल से सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस बात को आप जानते हैं। तो हवा में प्रकाश की चाल यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच का अपवर्तनांक जिसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 दिया हुआ है। तो कांच में प्रकाश की चाल हमको पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा। तो देखिए, म्यू बराबर हम लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। हम लोग ऊपर अभी पढ़े थे कि म्यू बराबर हो, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो म्यू का मान हमको यहाँ पर 1.5 दिया हुआ है, म्यू का मान 1.5 दिया हुआ है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल हमारा कितना दिया हुआ है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल हमको निकालना है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो इधर हम लिख देंगे कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ और इधर जो 1.5 था तो इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 10⁸ बटा 1.5। तो अब देखिए 1.5 से हम लोग 3 को काट देंगे, इधर 1.5 है और इधर 3 है तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो 1.5 से हम लोग 3 को 2 बार में काट दिए, तो हमारा क्या बच गया, 2 × 10⁸। हम लोग जब 3 को काटे तो यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 10⁸, तो 3 × 10⁸ बराबर हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा सही आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग अलग आगे देखेंगे कि ताल या लेंस किसे कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से लेंस में प्रवेश करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ताल, लेंस का दूसरा नाम ताल भी होता है, तो ताल या लेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखेंगे कि 2
निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम ताल या लेंस कहलाता है। दो ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ रहे जिसका एक भाग, ठीक है, जिसका एक भाग विकृत रहता है, अवश्य विकृत रहता है। यह प्रायः कांच का बना होता है। इसका सतह गोलाकार रहने पर गोलीय लेंस और बेलाकार रहने पर बेलनाकार लेंस कहलाता है। ठीक है, अगर इस लेंस का आकार अगर गोल है तो इसको हम लोग गोलाकार लेंस बोलते हैं, अगर बेलनाकार है तो हम लोग इसको बेलनाकार लेंस बोलते हैं। गोलीय लेंस की अगर बात करें तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ पर हमको लेंस के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, अब नीचे कह रहा है कि लेंस होने का शर्त क्या है, मतलब कोई भी कांच है उसको हम लोग लेंस नहीं बोल देंगे। तो लेंस होने के लिए क्या क्या शर्त आवश्यक है जिसके कारण हम कह सकें कि हाँ यह जो कांच है एक प्रकार का लेंस है। ठीक है, तो जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो तो लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक है जो माध्यम से ज्यादा है। कहने का मतलब कि अगर जिस कांच को हम उठाए हुए हैं, अगर जिस माध्यम में, जैसे हवा में हो गया, पानी में हो गया, अगर उससे ज्यादा उसका अपवर्तनांक है, इसका मतलब है कि वह लेंस की भांति कार्य करता है, अर्थात उत्तल लेंस या उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा और अवतल लेंस के जैसा कार्य करेगा। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस है जो उत्तल लेंस के जैसा काम करेगा और अवतल लेंस है जो अवतल लेंस के जैसा काम करेगा। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा, इस चीज को आप यहाँ पर गौर से समझिएगा कि लेंस होने का क्या शर्त है। ठीक है, तो लेंस होने का शर्त है कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो तो लेंस की भांति कार्य करता है, अर्थात उत्तल लेंस के जैसा कार्य करेगा और अवतल लेंस के जैसा काम करेगा। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके आगे पढ़ना है कि लेंस कांच का पट्टी कब बन जाता है। लेंस है जो कांच का पट्टी कब बन जाता है, तो यहाँ से नीचे अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे, भाग 2 में। ठीक है, तो आप भाग 2 जरूर देखिएगा इसके आगे नीचे, इसके जानने के लिए कि इसके आगे हमको क्या पढ़ना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब नीचे पढ़ना है जिसको हम लोग अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इन सभी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत रह गई है, कोई भी परेशानी आपको है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से भी पूछिएगा। और अगर आपको, फिर से हम बोल दे रहे हैं, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जल्द ही आपको हम टाइम बताएंगे, वहां से आप मैथ का क्लास भी लाइव कर सकते हैं। चलिए, तो जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।